नमस्कार दोस्तों। क्या है शेयर मार्केट का माहौल? क्या है इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स? क्या बीते 2 दिनों में जो घटनाएं हुई है उससे शेयर मार्केट में भूचाल आएगा? क्या बैंकिंग सेक्टर फिर से एक बार स्लो हो जाएगा? क्या रशिया और यूक्रेन की लड़ाई वर्ल्ड वार का रूप ले लेगी? क्या होगा अमेरिकन इंटरेस्ट रेट बढ़ने का असर? बैंकिंग सेक्टर का एक और बड़ा घोटाला। बहुत सारे पॉइंट्स है दोस्तों, जिन पर आज से शुरू होने वाले हफ्ते में शेयर मार्केट को रिएक्ट करना है। क्या सारे निगेटिव सेंटिमेंट्स ही है या कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट भी बन रहा है दोस्तों? अगर हाँ तो वो कौन सा है? ऐसे कई मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Audio Jungle। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइसेस। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रही है दोस्तों, सारे देश में चिंता का वातावरण है। क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगी हुई है। क्रूड ऑयल का रेट लगभग $95 पर बैरल हो चुका है दोस्तों, जो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से भी ज़्यादा है। पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा भी है दोस्तों। इनफैक्ट लास्ट 2 महीने में ये कीमतें अगर देखें तो लगभग 35% तक बढ़ चुकी है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये लाइव डेटा है दोस्तों। और आज भी इन क्रूड ऑयल और यूके ऑयल जो होता है, ब्रेंट ऑयल जिसे हम कहते हैं दोस्तों, उनमें लगभग 4% का इजाफा हुआ है। लेकिन क्रूड ऑयल जो बढ़ने का सीधा असर दोस्तों हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर होता है, क्योंकि हर ज़रूरत का सामान महंगा हो जाएगा और इसके वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ जाती है दोस्तों। अभी यूपी, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड के जो इलेक्शन हैं उनको देखकर सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें या प्राइस में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की है दोस्तों। लेकिन एक बार ये इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो ज़रूर ये प्राइस देखने को बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 1 फरवरी 2022 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है वो 95 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है और डीजल की प्राइस भी लगभग 87 रुपये हो चुकी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, रशिया यूक्रेन वार। रशिया और यूक्रेन संकट की वजह से सारी दुनिया में डर का माहौल है दोस्तों। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे गतिरोध पर सारी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है। अब इसमें अमेरिका, यूके और चाइना उतरने की वजह से इसने एक व्यापक स्वरूप ले लिया है दोस्तों। अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो शायद ये एक विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को लेके जा सकता है दोस्तों। अब इस वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइजेस ऑलरेडी हाई पर चल रही थी दोस्तों, उन पर गहरा असर पड़ सकता है और दुनिया भर की तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती है। इस विवाद के चलते प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है उसकी कीमतों पर भी असर पड़ने की संभावना है दोस्तों। पिछले साल के मुकाबले कीमतें लगभग 4 गुना ऑलरेडी बढ़ चुकी है। यूरोप को बड़ी मात्रा में रूस से गैस मिलता है। अगर यह विवाद बढ़ता है तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ सकती है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला पॉइंट जो भारतीय है, जो इन्फ्लेशन है। वैसे तो WPI और CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े 14 फरवरी की शाम को जारी होने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक CPI इन्फ्लेशन के बारे में इतना चिंतित नहीं दिख रही दोस्तों, क्योंकि जो रिजर्व बैंक है उन्हें इन्फ्लेशन की उम्मीद तो है, लेकिन पहली छमाही में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा और इसके बाद के हफ्तों में या फिर इसके बाद के महीनों में ये कम होता जाएगा। इसीलिए बैंक ने या फिर RBI ने अपना अकोमोडेटिव जो स्टांस है उसको बनाए रखा है। अब तक इन्फ्लेशन की जो रेंज रही है दोस्तों वो रेंज बाउंड रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और जनवरी 2021 में RBI के टारगेटेड जो लेवल थे 4% और नीचे या ऊपर 2% की थी, उसकी ऊपरी सीमा तक ही गई है, उससे ऊपर नहीं गई है। तो एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है, लेकिन बाद के महीनों में ये सेटल हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसलिए जो जैसा कि मैंने बताया कि जो अकोमोडेटिव रुख था वो जारी रह सकता है और विकास पर अधिक ध्यान दे सकती है RBI या फिर गवर्नमेंट। अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं दोस्तों, FII सेलिंग और US बॉन्ड यील्ड्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। पिछले कई महीनों से लगातार बिकवाली कर रहे FII फॉरेन इन्वेस्टर्स के व्यवहार पर हमें कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। इस हफ्ते में 2022 में इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अमेरिका में
तेज़ी से इंटरेस्ट रेट स्ट्रिक्ट होने का संकेत मिल रहा है, और साथ ही अमेरिकी बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट है उनके बीच भी एफआईआई की जो सेलिंग है वो हमारे बाजार को, इक्विटी बाजार को लगभग 3.5 महीने से अधिक समय से आगे बढ़ने से रोके हुए है दोस्तों। हालांकि थैंक्स टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो रिटेल इन्वेस्टर है, घरेलू निवेशक है, उन्होंने भारतीय शेयर बाजार का बचाव किया है और मार्केट को बहुत ज़्यादा निचले लेवल पर जाने से रोक कर रखा है दोस्तों। पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो एफआईआई ने लगभग 5,600 करोड़ के शेयर बेचे हैं यहाँ पर, जिससे फरवरी में तो उनकी जो टोटल सेलिंग है वो 9,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। और अक्टूबर 2021 से अगर बात करें तो इन्होंने, एफआईआई ने कुल एक लाख 1.52 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की है। बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों ये। इसके विपरीत अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें, तो उन्होंने पिछले सप्ताह में 3,562 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, जिससे फरवरी में उनकी टोटल जो खरीदारी है या परचेसिंग है दोस्तों 5,800 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 1 साल से रिटेल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ खरीदी ही की है, वो सिर्फ खरीदार ही बन के रहे हैं। लगभग मार्च 2021 से उन्होंने बिकवाली नहीं की है दोस्तों। और साथ ही अगर यूएस बॉन्ड यील्ड की बात करें तो अमेरिका में जो महंगाई बढ़ गई है दोस्तों 40 साल के उच्चतम स्तर पर, वो उसके वजह से, और उसके साथ ही जो 2% के स्तर को जो पार कर गई थी, उससे भी एक चिंता का माहौल बना हुआ है। इन्फ्लेशन की चिंताओं के बीच पिछले सप्ताह के दौरान साइकोलॉजिकल 2% स्तर को पार करने के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड जो है वो थोड़ा सा नरम हो गया है दोस्तों, और ये पिछले वीकली आधार पर ये 1.92% पर सेटल रहा है दोस्तों। तो इसमें भी सुधार होने की गुंजाइश अगर है तो वो भी एक अच्छा संकेत रहेगा हमारे लिए। अब सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले पर नजर डालते हैं दोस्तों, एबीजी शिपयार्ड घोटाला। तो जैसा कि मैंने अलग से वीडियो में भी बताया है कि एबीजी शिपयार्ड घोटाला जो है उसके बाद सोमवार को या फिर आज पहली बार बाजार खुलेगा। अब जब ये सबको पता चल गया है कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें 28 बैंक्स का पैसा फंसा है, तो ये भी सोमवार को देखना पड़ेगा दोस्तों कि इस पर बाजार क्या रिएक्ट करता है और कितनी गहरी प्रतिक्रिया देता है। साथ ही बैंकिंग शेयर्स पर नजर रखनी होगी दोस्तों। जिन बैंक्स ने पहले ही इस अमाउंट को एनपीए या फिर सिमिलर प्रोविजन करके एडजस्ट कर लिया होगा, उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी बैंक्स के लिए तो बड़े आंकड़े साबित हो सकते हैं दोस्तों। साथ ही अब तक एचडीएफसी बैंक का नाम इस लिस्ट में सामने नहीं आया है, तो हो सकता है कि इस बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक को अलग से ट्रीटमेंट दी जाए। और अब तक के आंकड़ों के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक का सबसे ज़्यादा पैसा अटका हुआ है इस घोटाले में, तो ये देखना अभी ज़रूरी है दोस्तों रहेगा कि आज आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स का क्या होता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं वो अर्निंग्स दोस्तों। इस हफ्ते में लगभग 1,000 कंपनियां अपनी दिसंबर तिमाही के आंकड़ों को या नतीजों को मतलब डिक्लेयर करने वाली है दोस्तों, और मेरे हिसाब से यही एक पॉइंट है जो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, जो सेंटिमेंट को अप कर सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी कंपनी के नतीजे अगर अच्छे आ गए, और जिसमें मेजरली सारी कंपनियां हैं, तो उनके अगर आंकड़े अच्छे आ गए दोस्तों, तो हो सकता है कि वो कंपनी का शेयर कुछ बढ़त हासिल करे और एक बूस्ट दे मार्केट को। वैसे तो इस वीक में लगभग 1,000 कंपनियां अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, और इसके बाद कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है सारी कंपनियों को। ये लास्ट वीक है जहां पे उनको अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और अगर उनके नतीजे अच्छे रहते हैं तो उन कंपनियों के शेयर में बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर नतीजे खराब आए दोस्तों तो उन कंपनियों के शेयर को तो इस भाव में डुबकी लगाना ही होगा।
अगर मैं मेन कंपनीज की बात करूँ, हाईलाइट कर दूँ दोस्तों, तो कोल इंडिया है, आइशर मोटर्स है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, स्पाइस जेट, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी विलमार जो अभी अभी शामिल हुई है शेयर मार्केट में, अंबुजा सीमेंट्स और नेस्ले इंडिया। ये मेजर कंपनीज है दोस्तों जो अपनी अर्निंग्स डिक्लेयर करने वाली है। इनके साथ साथ रोजरी बायोटेक, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स, डिश टीवी इंडिया, फ्यूचर रिटेल, मनप्पुरम फाइनेंस, एनबीसीसी, रेलटेल कॉरपोरेशन, क्रिसिल, ऐसी काफ़ी कंपनीज है जो इस हफ्ते अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने वाली है दोस्तों। इसके बाद का पॉइंट्स अगर देखें तो स्टेट सिलेक्शन। अब आप बोलोगे कि इसका क्या संबंध है, लेकिन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर सहित 5 राज्यों के चुनाव से संबंधित घटनाक्रम पर नज़र रखने के लिए रखना पड़ेगा दोस्तों हमें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुके उत्तराखंड और गोवा, पंजाब में अगले हफ्ते चुनाव होने वाले हैं। मणिपुर में चुनाव फरवरी के अंतिम सप्ताह में होंगे। इन सभी चुनाव के नतीजे जो है दोस्तों वो 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। तब तक जानकारों का मानना ये भी है कि बाजार की नज़र इन आंकड़ों पर रहेगी और ये जो रहेगा वो रेंज बाउंड रहेगा, सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा। साथ ही कोई भी बड़ी रिस्क या फिर कोई बड़ी पोजीशन लेने के मूड में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि बाजार स्विंग भी हो सकता है इन नतीजों के बेसिस पर, और इसका भी एक तरह से निगेटिव असर बाजार पर पड़ सकता है दोस्तों। अब हम सब दोस्तों सुबह 9 बजे का वेट कर रहे हैं, जहां पर 9:15 का वेट कर रहे हैं, जहां पे मार्केट खुलेगा, और सिर्फ दुआ कर सकते हैं दोस्तों कि ये जो वीक है वो इंडियन शेयर मार्केट के लिए और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा रहे दोस्तों। अब हम सब सुबह 9:15 का वेट कर रहे हैं दोस्तों, और सिर्फ दुआ कर रहे हैं कि आने वाला वीक या फिर ये जो वीक है इंडियन शेयर मार्केट के लिए और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा लेके आए, कुछ पॉजिटिव संकेत लेके आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।